बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। नमस्कार, मैं स्वर्णतार और आज बैलेट बॉक्स इंडिया में राजनीतिक नव प्रवर्तक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे नौजवान युवा जिन्होंने 2015 से अपनी राजनीति शुरू की और फिलहाल वो CPIML में जिला कमेटी मेंबर हैं, साथ ही इनकलाबी नौजवान सभा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य हैं और साथ ही बेगूसराय से जिला संयोजक भी हैं। लेकिन इन्होंने 2015 में जब से राजनीति की शुरुआत की तो चुनाव भी लड़ा और साहेबपुर कमाल जो कि बेगूसराय जिला के अंतर्गत आता है, वहां से अपनी बखूबी राजनीति पारी की शुरुआत की और लोगों को दिखाया भी कि वो जमीनी तौर पर कितने सशक्त हैं और कितना काम करते हैं। तो खैर, आगे की बातचीत मुबस्सिर अहमद जी से ही करेंगे। मुबस्सिर जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैलेट बॉक्स इंडिया पर मुझे बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका जी। आज सबसे पहला प्रश्न मुबस्सिर जी आपसे मेरा कि एक युवा के तौर पर आप वर्षों से यानी 2015 से काम कर रहे हैं, तो युवा जो है वो जानना चाहेंगे कि आपका जीवन परिचय क्या है, आपके संघर्ष की कहानी क्या है, जरा उसके बारे में बताइए। ये हमारा जीवन परिचय तो साधारण है, हम साधारण परिवार से हैं और मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। मैं बेगूसराय जिला के में ही मेरा जन्म हुआ और बेगूसराय जिला के बरौनी गांव में मैं रहता हूँ। मेरे संघर्ष का जहाँ तक के सवाल है तो बचपन से ही मुझे शोषित लोगों पर या गरीब मजदूरों पर अत्याचार होता था तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाएं, शोषण और अत्याचार पर रोक लगाएं। इसलिए मैंने संघर्ष की जीवन पर कदम रखा और बहुत सारा संघर्ष मैंने ऐसा किया है, पूंजीपतियों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, गुंडा और दलालों के खिलाफ, और बहुत जगह मैं कामयाब भी हुआ हूँ, हमारे संघर्ष की जीत भी हुई है। कभी बॉम्ब लिंचिंग घटना हो या बेगूसराय के अंदर पर एक बार कुशवाहा छात्र हॉस्टल में बहुत बर्बरतापूर्वक से बजरंग दल RSS के द्वारा छात्रों पर हमला किया गया, उसके विरोध में हमारा संघर्ष बेगूसराय जिला में हुआ, DM कार्यालय का घेराव हुआ और वो संघर्ष हमारा सफल भी हुआ। जी मुबस्सिर जी, जहां तक संघर्ष की बात है तो आपकी बातों से भी पता चल रहा है कि आपने राजनीतिक संघर्ष भी किया है और जो जीवन की हकीकत है उसको आगे, क्योंकि आपके पिता शिक्षक थे तो वैसे में राजनीति में आना बड़ा मुश्किल रहा होगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो उस संघर्ष के बारे में बताइए कि जब आप राजनीति में प्रवेश कर रहे थे तो किस तरह की रोका रोकी थी, किस तरह की मतलब टोक होती थी, किस तरह से आपको मतलब संघर्ष करना पड़ा कि हाँ आप राजनीति में एक्टिव हो पाए, एंड उसके बाद का जो संघर्ष रहा है राजनीति में आने के बाद, वो दोनों बहुत ही डिफरेंट रहता है और बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है कि अपने पैर को जमाने। हमारे हाँ बिल्कुल हमारे साथ भी उसी तरह का प्रॉब्लम हुआ था बीच में। जब मैं राजनीति में आया तो कुछ अपने लोग, घर के ही लोग बराबर बोला करते थे कि इसमें क्या रखा हुआ है, क्यों पूरा टाइम बर्बाद करते हो, इधर उधर जाते हो, नए लोगों से दुश्मनी होती है, क्या जरूरत है पॉलिटिक्स करने का। तो मेरा एक ही मानना रहता था शुरू से कि मैं कहता था घर वालों को भी कि बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात इसकी है कि जब मैं सड़कों पर या मोहल्लों में या समाज में देखता हूँ कि आज भी हिंदुस्तान को आज़ाद हुए इतना बरस हो गया और जातिवाद के खिलाफ, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब लिखा उसमें उन्होंने बराबरी का दर्जा दिया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के अंदर में मैं देखता हूँ, अपने समाज में भी देखता हूँ कि आज भी लोगों के अंदर में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। अमीरी गरीबी का फर्क पड़ा हुआ है, लोग जातिवाद के हिसाब से काम करते हैं। अगर कोई निचले जाति का लोग है तो उसका शोषण होता है, उनको गलत नज़र से देखा जाता है, उनको बराबर में बैठने नहीं दिया जाता। तो मैं घर में कहता था कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, हम मानव हैं और मानवता हमें प्यारा है, सब मानव एक बराबर होना चाहिए और मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में जा रहा हूँ और मैं पॉलिटिक्स करूँगा। दूसरी बड़ी बात ये आप जान लीजिए कि पॉलिटिकल लाइन की जहाँ तक के बात है
तो हमारे बड़े भाई भी कम्युनिस्ट थे, 15 साल तक कम्युनिस्ट रहे, वो अभी एडवोकेट हैं। और हमारे दादा भी आज़ादी के समय में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। तो परिवार तो हमारा शुरू से कम्युनिस्ट विचार का ही रहा। और मैंने जब देखा कि इस तरह की लड़ाई जब लोगों के बीच में हमको लड़नी होगी, समाज में अछूता के खिलाफ लड़ना होगा, शोषण के खिलाफ लड़ना होगा, तो ऐसी कोई विचारधारा की पार्टी जो हमारे विचार से मिलती हो, मैं उसी पार्टी में जाऊं। तो मुझे विकल्प मिला, कम्युनिस्ट से बेहतर कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने CPI-ML में ज्वाइन कर लिया। जी जी जी। तो उसके बाद का जो संघर्ष रहा, राजनीति में आने के बाद का संघर्ष, उसके बारे में अगर बता पाए, जो आपने किया, जो आपके काम हुए, उन सब के बारे में अगर थोड़ा विस्तार पूर्वक बताया जाए तो ज्यादा सही होगा। राजनीति में आने के बाद बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आए, बहुत लड़ाई लड़ी। इसमें कुछ मैं आपको के बीच बताता हूँ कि जैसे आज से कुछ साल पहले एक मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई कि बेगूसराय जिले के में एक धनकल गाँव पड़ता है, वहाँ एक मोहम्मद इफ्तिखार नाम के आदमी के साथ मॉब लिंचिंग की घटना घटी जा रही थी। जब मुझे कॉल आया तो दिन का लगभग 12 बज रहा था, यहाँ मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और प्रशासन भी कुछ नहीं सुन रहा। तो उस समय मैंने अपना पहला कर्तव्य, अपना पहला फर्ज ये समझा कि मुझे सबसे पहले उस जगह पर जाना चाहिए और इस घटना को भी देखना चाहिए, और जिसकी मॉब लिंचिंग हो रही है, हो सके हमारे कारण वो बच जाता है, इसको हल करना होगा। तो मैं जब वहाँ स्पॉट पे पहुँचा तो मैंने देखा कि प्रशासन भी वहाँ मौजूद है और कुछ असामाजिक तत्व के लोग, मैं खुलकर ही समझा दूं कि बजरंग दल RSS के माइंडेड लोग वहाँ मौजूद थे। और उस आदमी को इस तरह से मारा पीटा गया था कि अगर उनको उठाने की भी कोशिश की जाए तो वो बार बार गिर जाते थे। मेरी बात SP से हुई, मैं अपने पार्टी की जिला कमेटी मेंबर के एक साथी को कॉल किया, फिर SP से बात हुई। SP साहब को मैंने फोन पर बताया कि आपकी प्रशासन यहाँ मौजूद है, 100-200 की संख्या में बजरंग दल RSS के कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग घटना को अंजाम दे रहे हैं और प्रशासन कुछ नहीं कर रही। तब हमारे कॉल जाने पर प्रशासन ने दूसरे थाने को इन्फॉर्म किया, थाना प्रशासन वहाँ पर दोबारा पहुंची, मैंने उसको लेकर अस्पताल पहुंचाया, वहाँ उसका इलाज करवाया, फिर उनका बयान लिया गया, फिर यहाँ से रेफर करके सदर अस्पताल भेजा गया। उस संघर्ष की लड़ाई में मैंने 11 लोगों को नामजद भी करवाया था, थाना को पर दबाव डाल के कि आप इस पर मुकदमा कीजिए, क्योंकि हम मानवता को जो शर्मसार करता है, ये इंसानियत का कोई खून बहाता है, तो मैं उसका विरोध करता हूँ। और इस संघर्ष को जब हम लोग किए तो पूरी तरह से कामयाबी मिली, संघर्ष की हमारी जीत हुई और उस मॉब लिंचिंग घटना में मोहम्मद इफ्तिखार को इंसाफ मिला, उनका सही ढंग से इलाज भी हो पाया। इस तरह का मैंने किया। इससे पहले एक घटना बेगूसराय के अंदर में हुई थी, जो आपको मैंने बताया, छात्रावास हॉस्टल में छात्राओं के साथ, वो भी लड़ाई हमने लड़ी। और कितनी बार ऐसा भी हुआ कि जब संघर्ष किसी चीज के लिए कर रहे हैं तो बैकग्राउंड से किसी दूसरे के जरिए खबर मिलता था, यहाँ तक कि फेसबुक के इनबॉक्स पर धमकी मिलती थी कि तुमको बहुत ज्यादा देखते हैं, आप इस मैटर में टांग आ रहे हैं, आप उस संघर्ष के मैदान में जा रहे हैं, आप फला आंदोलन कर रहे हैं, आप इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको की हत्या करवा देंगे, कि आपके जान पर हमला होगा। बहुत तरह की बातें होती थी, लेकिन हिम्मत करके संघर्ष करता रहा। धमकी देने वाले का जो काम वो धमकी देते हैं। हम कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, तो कम्युनिस्ट को जानते ही आपकी हमारा विचार ही हमें संघर्ष में ताकत इतना देता है कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, सर पे कफन बांध के जनता के बीच में जाते हैं और गरीब मजदूरों की मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारी घटना हमारे सामने आई। आज से इससे पहले आप जान लें कि जिस जगह मैं रहता हूँ बरौनी में, बरौनी के बगल में एक बारो गांव पड़ता है, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ किसी घर में किसी कारणवश एक केस का मुद्दालय था, कोई आदमी, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी गाड़ी से। तो वहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तारी तो नहीं की, वहाँ पे गुंडा राज अपनाया, घर के अंदर घुसकर महिलाओं को पीटा मारा, शोषण किया। यहाँ तक कि महिला बाथरूम में नहा रही थी तो बिना आजाद के बाथरूम का गेट तोड़ के बाथरूम के अंदर पुलिस घुस गई। जब ये रिपोर्ट हम लोगों को मिली तो हम 2-4 साथी वहाँ पहुंचकर इसका विरोध किया, थाना के खिलाफ SP को सूचना दी, इस पर आंदोलन किया और थाना प्रभारी पर कार्रवाई भी हुई। तब फिर जाकर ये मामला ठंडा आया। तो इस तरह कोई भी सूचना मिलती है तो मेरा कोशिश ये रहता है कि मैं उस जगह जाकर इसका हल निकालूं। संघर्ष करना पड़े तो संघर्ष करूं, सड़क पर उतरना पड़े तो आंदोलन करूंगा, सड़क पर उतर के चक्का जाम करना हो तो चक्का जाम करूं। जी। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं या जब 200 की भीड़ है तो वहां पे आपको जाने में कभी डर नहीं लगा? नहीं, डर क्या लगेगा। मैं तो सोच कर ये जाता हूँ कि मैं मानवता के लिए जा रहा हूँ। और जब अच्छे काम के लिए लोग आगे बढ़ते हैं तो तादाद 200 की हो या 2000 की हो, अगर अपना जज्बा ठीक हो और अपने पास हिम्मत हो, संघर्ष करने का ताकत हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। और फिर कम्युनिस्ट में जब हम हैं, क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, चंद्रशेखर आजाद को मानते हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानते हैं, तो उन्होंने तो
बिना डर के इतने कम उम्र में फांसी के तख्ते पर झूल गए देश की आज़ादी के लिए। तो ये 200 जो गुंडे हैं बजरंग दल से पाले हुए, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनका मुकाबला करना चाहिए। मैं तो और लोगों को भी कहता हूँ कि डरिए मत, ऐसे लोगों से मुकाबला कीजिए, इनका सामना कीजिए। जब आप इनका सामना करेंगे, इनसे मुकाबला करने के लिए आप तैयार होंगे, तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि इनको पीछे हटना पड़ेगा। जी जी। बहुत राजनीति में जो संघर्ष आपने किया है या जिस तरह से काम आप कर रहे हैं वो हमने जाना। हमने ये भी जाना कि 2015 से आपने राजनीति में मतलब कदम रख लिया था, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि राजनीति में आपका किस तरह से आगमन हुआ, क्यों आगमन हुआ। आप अपने विजन के बारे में बताइए, आगे के मुद्दे क्या है उसके बारे में बताइए, किस तरह से राजनीति में मेरा आने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि 2-3 मुद्दे भी हैं देश के अंदर में, जिसको मैं पहले पहलू पर रखता हूँ कि जो देश में बहुत जरूरी है। जैसे कि आप समझ लें, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। ये हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को विचार करके पहल करनी चाहिए थी और इस मुद्दे का हल निकालना चाहिए। क्योंकि इंसान जब स्वस्थ रहेगा तभी कोई काम कर सकता है, जब शिक्षित रहेगा तो सवाल कर सकता है, और जब रोजगार मिलेगी तो सड़क पर घूमने के बजाय 2 रोटी कमाकर अपने घर परिवार को चला सकता है। तो अफसोस की बात है कि जितनी भी सरकार अपने देश के अंदर आई, चाहे वो बिहार के अंदर हो चाहे केंद्र के अंदर हो, ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। मोदी जी ने भी कहा था कि मैं साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। इस बार जब विधानसभा का चुनाव 2020 में हो रहा था, तो महागठबंधन की तरफ से सरकार ने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनती है तो मैं पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। जिसके जवाब में आज जो गठबंधन की सरकार भाजपा जदयू की है, उसमें सुशील मोदी ने ऐलान किया था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं 19 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा। लेकिन सरकार उनकी बन गई, गठबंधन में है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उसके बाद भी 19 लाख रोजगार कहाँ है, इस सवाल को लेकर हम लोग सड़क पर आंदोलन भी कर रहे हैं और हमारे विधायक विधानसभा में इसके लिए आवाज भी उठाते हैं। मेरे राजनीति में आने का सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये था कि जब मैं समाज के बीच में रह रहा था तो मैंने 2-4 चीज अपनी आंखों से देखा जो मुझे अच्छा नहीं लगा, जो आपको इससे पहले भी मैंने बताया कि अमीरी, गरीबी और छोटे जातों का शोषण। उसके साथ सबसे बड़ी बात मैंने समाज में ये भी देखा, बहुत सारे पंचायत में मुझे जाने का मौका मिला, तो मुखिया सरपंच के द्वारा भी मैंने देखा कि दबे कुचले शोषितों के समर्थन में पंचायत नहीं होता है। जो बड़े हैं, जमींदार हैं, पूंजीपति हैं और किसी दलित से उनकी कोई लड़ाई हो गई और जब पंचायत बैठा तो मैंने देखा पंचायत को इस तरह से घुमाया जाता है कि वो पंचायत उस जमींदार के फेवर में जाता है और इस दलित गरीब मजदूर को इंसाफ नहीं मिलती है और उसको खाली हाथ वहां से मुखिया सरपंच के यहाँ से भी लौटना पड़ता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब छोटे छोटे लोगों का ये हालत है, मुखिया से मिलना, मुखिया से के साथ इंसाफ मांगना दलित गरीब के लिए मुश्किल है, तो विधायक सांसद आसानी से कहाँ से मिलेंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, हम जैसे युवाओं को इस मुद्दे पर आवाज उठाकर राजनीति में जाना चाहिए और ऐसे पहलू पर आवाज उठानी चाहिए जो गरीब दलित मजदूर को, अल्पसंख्यकों को लगे कि हमारी तरफ से बोलने वाला भी कोई है, उन्हें हिम्मत हौसला मिले और मैं उनकी आवाज को, चाहे वो मुखिया हो, सरपंच हो, विधायक को, वहां तक पहुंचा सकूं, डीएम एसपी तक पहुंचा सकूं और उनको इंसाफ मिले। इसलिए मेरा सबसे पहला मकसद यही रहा कि मैं लोगों की आवाज बनकर राजनीति करूं। दौलत कमाने मेरा इरादा नहीं है, पैसा बनाना मेरा इरादा नहीं है, जिन्हें कि पैसा कमाने के नियत से मैं राजनीति में आया हूँ। मेरे राजनीति में आने का सबसे पहला मकसद है मैं मदद करूं और सबसे पहले दबे कुचले लोगों की आवाज बनूं। इसलिए अभी हमारा पहला फाइट जो है, आगे के मुद्दे की जो लड़ाई है, वो 4 पहलू पर चलेगी, जिसमें 3 पहलू मैंने आपको बताया, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। ये लड़ाई जब तक मुकम्मल हमारी नहीं होगी, बिहार के अंदर हो चाहे केंद्र के अंदर, हम लड़ेंगे। आपको पता होगा कि 1 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करने की तैयारी किए थे, जिसमें हमारे इनकलाबी नौजवान सभा की तरफ से और आयशा की तरफ से रोजगार यात्रा निकाला गया था बिहार के अंदर में, जो हर जिले, हर पंचायत में घूम घूम के नौजवानों को जागरूक कर रही थी और ये बता रही थी कि 19 लाख रोजगार कहाँ है, नीतीश कुमार बतलाओ। इसको लेकर हम लोगों ने प्रचार करके 1 तारीख को विधानसभा घेरने का काम किया। जब हम लोग विधानसभा घेरने के लिए निकले और जेपी गोलंबर पर पहुंचे तो सरकार की नीति सामने आई, शिक्षा विरोधी नीति, रोजगार विरोधी नीति, छात्र विरोधी नीति जो कहते हैं हम लोग, वो सामने आया कि देखा गया कि जब जेपी गोलंबर पर हमारा जुलूस पहुंचता है तो सरकार ने पानी टैंक खोलकर पानी का बछवाड़ करवाया, हम लोगों पर लाठीचार्ज करवाया, हम लोग को विधानसभा जाने नहीं दिया गया और लाठीचार्ज से, आंसू गोले से हम लोगों का स्वागत किया गया। तो इससे ये क्लियर हो गया कि सरकार भी रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में विफल है, कोई काम करना नहीं चाहती। तो ये 3 मुद्दा तो हमारा रहेगा। उसके साथ साथ एक मुद्दा हमारा ये भी रहेगा
कि जिस तरह से अभी भी दलित को और छोटे जाति को या गरीबों को शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है स्कूल कॉलेज में, या फिर नीतीश कुमार को आप देख लीजिए, स्कूल में खिचड़ी या दाल चावल बंटवाने से शिक्षा नहीं मिलता। मेरा मानना जहाँ तक के है, शिक्षा सिर्फ दाल खिचड़ी से नहीं मिलती, शिक्षा शिक्षकों से मिलती है। अच्छे शिक्षक जब बहाल होंगे, इस बच्ची को, लड़कियों को जो एग्जाम पास होने पर 20,000 25,000 का जो दिया जाता है फर्स्ट डिवीजन पर, तो मेरा मानना कि वो 25,000 आप देकर भी क्या कर लेंगे। अगर वो पास करने के बाद किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेती है तो वहाँ प्रोफेसर नहीं है, उस यूनिवर्सिटी में सीट खाली है। बहुत सारे कॉलेज भी हिंदुस्तान के, बिहार के अंदर में यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ शिक्षक नहीं है, प्रोफेसर नहीं है स्कूल के में। तो आप बताइए हमको कि कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो क्या 20,000 रुपया का पैकेज लेने से उसे शिक्षा प्राप्त होगा? नहीं होगा। इसलिए मेरा मांग है उस पैसे के साथ साथ आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अच्छे प्रोफेसर का प्रबंध करें। जिन स्कूलों में शिक्षक की कमी है वहाँ शिक्षक को बहाल करें, ताकि हमारे बच्चे बच्चियाँ सही शिक्षा प्राप्त कर सकें, हमारे बच्चे बच्चियाँ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सके, अच्छे नंबर से पास कर सके और देश का, बिहार का, गांव का, समाज का नाम रोशन करे। ये नहीं कि 25,000 देकर उनको घर में बैठा दिया और कॉलेज जब वो जा रही तो वहाँ एडमिशन नहीं हो रहा। एडमिशन हो भी रहा, पता चला विज्ञान के प्रोफेसर नहीं है, केमिस्ट्री के प्रोफेसर मौजूद नहीं है, इंग्लिश के प्रोफेसर स्कूल कॉलेज में है ये नहीं है। तो जब प्रोफेसर है ही नहीं इंग्लिश के, इंग्लिश पढ़ाएगा कौन? केमिस्ट्री प्रोफेसर नहीं है तो केमिस्ट्री का शिक्षा देगा कौन? हमें तो सबसे पहले शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा से वंचित करके आप पैसा देकर किसी को लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो इस लॉलीपॉप का मैं विरोध करता हूं और ये लॉलीपॉप मुझे पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की, हमारे बिहार की, हमारे गांव की महिला पढ़ लिख के इतनी आगे बढ़े कि वो भी संसद में, विधानसभा में अपना वर्चस्व बनाए, अपने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और हमारे साथ बराबरी का दर्जा उन्हें मिले, जो सिर्फ नेताओं के बोली में मिलती है कि महिला और पुरुष को बराबरी का दर्जा है, लेकिन मुझे सड़कों पर यह, समाज में ये अभी तक नजर नहीं आता। अभी भी महिलाओं के साथ कुछ नजर से देखा जाता है कि तुम महिला हो तो घर के अंदर बंद रहो, तुम महिला हो तो तुम ये काम कर नहीं सकती, तुम महिला हो तो सड़क पर जा नहीं सकती, तुम महिला हो तो ज्यादा पढ़ाई कर नहीं सकती, तुमको विधानसभा जाने की क्या जरूरत, पॉलिटिक्स करने की क्या जरूरत। तो ये चीज मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इससे अपना समाज नहीं बनेगा। जब पुरुष महिला दोनों मिलकर समाज के लिए काम करेंगे तब सही समाज का निर्माण होगा, सही देश का निर्माण। जी जी जी, ये भी बड़ा अटपटा है ना कि मूलभूत सुविधा जो कि मतलब वर्षों पहले मिल जानी चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तो मूलभूत सुविधा है और इसके लिए अगर लड़ाई लड़नी पड़े आज भी तो ये दुर्भाग्य है। खैर आगे बढ़ते हैं। आपके क्षेत्र के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र से काफी जुड़े हुए रहे हैं, आपने साहेबपुर कमाल से चुनाव भी लड़ा, आप बरौनी में रहते भी हैं, तो आपके क्षेत्र के बारे में आप अपने बताइए कि यहाँ की मेन समस्याएं क्या है। और साथ ही शिक्षा, सिक्के के दूसरा पहलू भी होता है, तो जिस इलाके में आप रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ कुछ विशेषताएं भी होंगी, तो मैं दोनों जानना चाहूंगा कि समस्याएं क्या है, विशेषताएं क्या है। देखिए, विशेषताएं की जहाँ तक की बात है, तो हम जिस जिले में हैं या जिस क्षेत्र बरौनी में है, ये औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ बहुत तरह के कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, रिफाइनरी है, छोटे छोटे कारखाने हैं, छड़ फैक्ट्री है, कार्बन फैक्ट्री है, ऑक्सीजन फैक्ट्री है, सुई फैक्ट्री है, सेवाएं फैक्ट्री है, ऐसे छोटे छोटे बहुत कारखाने हैं। फिर यहाँ तक के रिफाइनरी भी है। लेकिन समझ से फिर इस बात की है कि इतने सारे फैक्ट्रियाँ होने के बाद, ये तो विशेषताएं हमारी हैं कि इतने सारे कारखाने हमारे यहाँ हैं, लेकिन इसमें दुर्भाग्य ये है, इतनी विशेषताएं होने के बाद भी आज हमारे समाज के लोग, हमारे युवा अपने बरौनी बेगूसराय को छोड़ के बिहार से बाहर जाकर काम करने पर मजबूर है। क्योंकि अफसोस इस बात की है कि इतनी विशेषताएं होने के बाद भी यहाँ एक दलाली की सीमा लगी हुई है, यहाँ भी दलाल भरे पड़े हैं। कारखाना बरौनी में है, रिफाइनरी बरौनी में है, लेकिन काम बाहर के लोग कर रहे हैं। लोकल के लोगों को यहाँ काम नहीं मिलता, उनको जाना पड़ता है बिहार से बाहर। तो विशेषताओं के साथ साथ ये एक कमी बहुत बड़ी है कि जिस इलाके में को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता हो, वहीं के लोगों को काम अगर रोजगार नहीं मिले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको मैं सही नहीं मानता। विशेषताएं होने के साथ भी इसको हम खामियां ही मानेंगे, गलतियां ही मानेंगे, क्योंकि ऐसा विशेषता होने के बाद अगर लोगों को फायदा नहीं हुआ, बगल के पड़ोसियों को फायदा नहीं हुआ, जिले के लोगों को फायदा नहीं हुआ, तो कोई बेकार ही है। और शिक्षा की जहाँ तक की बात है, तो हमारे यहाँ में एक खूबी यह है कि हमारे गाँव समाज में शिक्षक हैं, लोग शिक्षित हैं, पढ़ते लिखते हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था की जहाँ तक की बात की जाए तो वो उस तरह का व्यवस्था सरकार के द्वारा सरकारी स्कूलों में यहाँ नहीं है। टीचर नहीं है, जो आपको मैंने पहले ही बताया। यहाँ आंगनबाड़ी सेविका केंद्र है, तो ये आंगनबाड़ी टाइम पर खुलता नहीं है, यहाँ बच्चे की पढ़ाई होती नहीं है। बस जो मैंने आपको पहले बताया कि महीने में दाल चावल जो बंटने का होता है सिस्टम, तो बस वो पहुंची, दाल चावल बटा, मामला खत्म है। कौन स्कूल जा रहा है, कौन बच्चा आंगनबाड़ी जा रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं है। सरकारी सुविधा के मामले में
विफल है ये जगह। यहाँ सरकारी सुविधा सरकारी स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में नहीं है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ की जर्जर है। आप समझ लीजिए कि सबसे टॉप जिला का में जो होता है सदर अस्पताल जिला का मेन होता है। इस स्वास्थ्य केंद्र में, स्वास्थ्य अस्पताल में सदर जो है बेगूसराय जिला का, आपको वहाँ भी अगर चले जाइए किसी पेशेंट को लेके तो दवाइयाँ की कमी मिलेगी, इंजेक्शन की कमी मिलेगी। डॉक्टर साहब बाहर से पर्ची लिख कर देंगे, बोलेंगे बाहर से दवा लेके आइए। अब जिला का जो मेन अस्पताल है वहाँ जाने के बाद भी आपका इलाज ढंग से न हो, दवाई बाहर से लेनी पड़ी। आप जानते हो कि कोरोना महामारी अभी देश के अंदर में फैला हुआ है और यहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं, जांच किट बेगूसराय में नहीं था। अब बताइए, बिहार सरकार वादा करती है, दावा ठुकती है बड़ा बड़ा कि मैंने कोरोना के लिए ये तैयारी किया, ये वैक्सीन वो सुई, आपके सदर अस्पताल में उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है। हम लोगों को समाज से जुड़े हैं तो विश्वास नहीं कीजिएगा, कॉल आता है, जिस तरह से मुझे फोन आता है उस तरह से हमारे तरह के किसी भी दल के लोग होंगे जो पॉलिटिकल लाइन में हैं, उनको कॉल जाता होगा कि सर मुझे एक ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन नहीं, एक सिलेंडर की जरूरत है। मैं 4 दिन से लेकर लगातार से लेकर अभी तक की आपको बात बताता हूँ कि अभी तक में 10 कॉल 20 कॉल हमारे पास आया है जिसको जरूरत थी सिलेंडर की, ऑक्सीजन की, कि सिलेंडर नहीं है, मेरा पेशेंट परेशान हो रहा है। सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। और आज के अखबार में मैं देख रहा था नीतीश कुमार जी का बयान कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी नहीं। अब बताइए कि मैं अपने जिला के अंदर में ऑक्सीजन के लिए भटकते लोगों को देख रहा हूँ और सरकार दावा करती है ऑक्सीजन की कमी नहीं। तो विशेषताएं हैं भी तो विफलता भी साथ में है ना। विशेषताओं के साथ साथ हमको सफलता मिलती, अगर यह ढंग से उस पर काम होता तब जाके लोगों को उसका फायदा मिलता। फायदा नहीं मिलना तो उसे विशेषताओं से क्या लेना देना जहां दलाल का ढेर पड़ा। तो इसे मैं खामियां मानता हूं, इसे पूर्ण रूप से विशेषता मैं नहीं मानता। बिल्कुल बहुत मुश्किल है इस दौर में। अभी आप देख लीजिए कि जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का मुद्दा मैंने आपको बताया, महिलाओं के मुद्दे बताए, तो संविधान में तो भीमराव बाबा अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान में ये सब पड़ाव जो लिखा, यह संविधान में जो बराबरी का दर्जा दिया, वो तो धीरे धीरे मिलने, संघर्ष करने से मिलता रहा, मिलता भी चला जाएगा, उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश के अंदर में जो केंद्र सरकार भाजपा की बनी है, सबसे ज्यादा संविधान विरोधी सरकार वही है जो संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है। मैं तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए जनता से, अपने युवाओं से अपील करूंगा कि सारी लड़ाई के साथ साथ अभी सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई देश के अंदर में संविधान बचाने की है। संविधान पे सबसे बड़ा खतरा अभी है। सरकार जो है केंद्र की, ये संविधान को मिटाने की साजिश रच रही है और मिटा के धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि संविधान में संशोधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिहार के अंदर भी एक पुलिस विधेयक बिल पास हुआ है जो अंग्रेज अपने समय में पास करवाया था। अब ये कानून ऐसा है कि पुलिस को ये इजाजत रहेगी कि किसी भी आदमी को वो बिना वारंट के, बिना किसी कारण के उठाकर ले जा सकती है, जाके थाने में बंद कर देगी। तो ये तो अंग्रेज शासन वाला कानून हो गया। इसी तरह धीरे धीरे हर मुद्दे पर कानून को तोड़ने का साजिश चल रहा है। यानी ये लोग संविधान को खत्म करके मनुवाद की स्थापना करना चाह रहे हैं भारत में, आरएसएस के प्रोपेगेंडे पर चल रहे हैं। मैं तो मानता ये हूँ कि सरकार तो लोग समझ रहे हैं कि भाजपा की है, केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए मेरे मानने के हिसाब से कि सरकार तो भाजपा की है बनी हुई, दिखावे में। कंट्रोल पावर जो होता है, रिमोट कंट्रोल, वो आरएसएस के पास है और आरएसएस ही कंट्रोल करती है भाजपा को, इस सरकार को, जिसके मुताबिक ये सरकार काम करती है। इसलिए हम युवाओं से अपील करेंगे कि हम युवाओं को चाहिए कि सबसे पहले संविधान बचाने की लड़ाई को हम लड़ें। संविधान को बचाना जरूरी है। अगर संविधान खत्म होता है तो जितनी भी बुनियादी लड़ाई है, जिस तरह की शिक्षा की हम मांग करते हैं समाज के लिए कि गरीब दलितों को शिक्षा मिलना चाहिए, तो हमें पता है कि आज़ादी से पहले आप भी जानते हैं कि इस देश में पानी पीने के लिए भी आंदोलन करना पड़ा है। पानी पीने के लिए भी दलित को आंदोलन करना पड़ा है। यहाँ तक के बाबा साहेब अम्बेडकर को भी पानी पीने के लिए आंदोलन का खड़ा तो वही किए थे, उनको भी पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता था कुएं से। ये स्कूल के अंदर में उनका बर्तन अलग होता था, ये दलित है, ये अछूता है, ये हमारे साथ नहीं बैठ सकता, ये इस गिलास में पानी नहीं पी सकता। तो उसके लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी और दलित मजदूर लोग मिलकर, अति पिछड़ी जातियों ने एकजुट होकर पानी पीने के लिए आंदोलन लड़ा। तब जाकर पानी पीने की अनुमति उनको मिली, जो आज बचकर वो हम लोगों के साथ, आपके साथ पानी पीते हैं। तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम देश में ऐसी स्थिति में फंसे। लेकिन सरकार संविधान को समाप्त करके फिर वही कोशिश में लगी हुई है कि दलित, गरीब को, अति पिछड़े को
हम गुलाम बना के रखेंगे। छुआछूत जैसे पहले चलता था वैसे चलेगा। वो हमारे सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, वो हमारे बराबरी में बैठ के हमारे गिलास में पानी नहीं पी सकता, यहाँ तक के उसके बच्चे शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे हम अभी एनआरसी का दौर था, एनआरसी में हम लोगों ने देखा कि जब मुस्लिमों पर बात आई तो मुस्लिम लोग एनआरसी के लिए आंदोलन किए। धीरे धीरे सारे संगठन उसमें आए, जितने भी सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, भाईचारा मानवता को मानने वाले लोग हैं, आरएसएस बजरंग दल भाजपा को छोड़कर वो सारे लोग एनआरसी के विरोध में खड़े हुए। उसमें कॉलम भी आया था, आपने सुना होगा, सीएए। वो कॉलम क्या था? उस कॉलम का भी कहानी इसी से मिलता जुलता है। वो भी संविधान खत्म करने की एक साजिश। उस कॉलम के तहत में कौन आता सीएए में, या फिर नागरिकता किसकी छिनाती, ये हम लोग क्लियर जानते हैं। गाज मुस्लिमों और दलित अति पिछड़ों पर था, बड़े लोगों पर नहीं था। तो उसमें अगर मुस्लिमों के साथ तो क्लियर था कि अगर वो नागरिकता साबित नहीं कर सकते तो सीधे उनको उठाकर डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। लेकिन अति पिछड़ों दलितों के साथ छूट था कि उन्हें सीए के माध्यम से नागरिकता दिया जाएगा। तो अब आप समझिए इस बात को कि सीए के माध्यम से नागरिकता देने का प्लान किया था। उसमें प्लान ये था कि आपको सीए के थ्रू नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आपका इलाज नहीं होगा, ये नहीं पढ़ सकते। आपको पूंजीपतियों के ब्राह्मण के घरों में जाकर झाड़ू बर्तन लगाने होंगे, उनके गाय को चारा खिलाना होगा, गोबर उठाना होगा। तो आप इस बात को समझिए कि नागरिकता देने के बाद भी उसको किस मकाम पर रखा जाने का प्लानिंग था। मतलब वही घूमकर चले आया मनुवादी शासन। आप हमारे गुलाम बनो, आप हमारे अधीन रहो, मनुवादी का शासन चलेगा, ब्रह्मवाद होगा, जिसका हम लोग कम्युनिस्ट शुरू से विरोध करते हैं, जिसके खिलाफ अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग लड़ रहे हैं, आज़ादी से पहले भी लड़ाई हुई। तो इस तरह से अगर संविधान को मिटाया जाता है तो देश मनुवाद शासन पे आ जाएगा। फिर सत्ता उन लोगों के हाथ में है, वो जैसे चाहेंगे देश को नचाएंगे, जो अभी हाल हम लोग देख रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, कोरोना महामारी है, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोरोना पे, कि कोरोना महामारी है। देश की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि शमशान में और कब्रिस्तान में जगह नहीं है, लोग नंबर लगा रहे हैं। और दुर्भाग्य अपने देश का, मैं खुल तौर पर कह, कम्युनिस्ट तो ऐसे भी बदनाम होता है कि खुलकर बोल देता है। तो अपने देश में ऐसा बेशरम प्रधानमंत्री मौजूद है जो लोग की जाने जा रही है, शमशान में जगह नहीं है, लेकिन इनको रैलियों से फुर्सत नहीं। अगर कोरोना संक्रमित एक बीमारी है, एक मानव से दूसरे मानव में जाने वाली बीमारी है, एक वायरस है, तो सरकार हमको ये बताए कि क्या उस रैली में कोरोना नहीं जाएगा जहां पर बंगाल के अंदर इतनी रैली इतनी सभाएं कर रहे हैं। सिर्फ कोरोना जहां चुनाव नहीं हो रहा वहां फैल रहा है। आप अगर देश के सच्चे प्रधानमंत्री हैं, ये आपको देश से प्यार है, देशभक्त अपने आप को आप मानते हैं, तो आपको रैलियों को रद्द करके कोरोना पर विचार करना चाहिए था, कोरोना की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कोरोना ने आपको पिछले साल भी चेता कर गया था यहाँ से, तो आपको कम से कम एक साल समय मिला तो आप सारे रैलियों को, चुनाव को छोड़कर हॉस्पिटल पर ध्यान देते, ऑक्सीजन पर ध्यान देते, वेंटिलेटर पर ध्यान देते, यानी स्वास्थ्य विभाग को पूरा मजबूत करना चाहिए था देश। इन्होंने वो काम नहीं किया। दूसरी बात, केयर फंड में कोरोना के नाम पर जितना पैसा जमा हुआ उसका भी इस्तेमाल ये सरकार अपने रैलियों, अपने चुनाव में कर रही है। जनता का कोई फिक्र नहीं। और मैं तो जनता से साफ तौर पर कहता हूँ, कब्रिस्तान के नाम पर, शमशान के नाम पर जब वोटिंग किए हैं आप, तो स्वास्थ्य सुविधा, ये हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी तो आपको मिलेगी नहीं। मुझे याद है कि यूपी में जब रैली था चुनाव के समय में, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी अपने रैली में सभा को जब संबोधित कर रहे थे तो कह रहे थे कि जब कब्रिस्तान है तो शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं 3 बार पीछे से आवाज लगाऊंगा, शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए, उधर से जवाब आना चाहिए। इन्होंने नारा लगाया शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए, पीछे से जनता चिल्ला रही थी हाँ शमशान चाहिए, शमशान चाहिए। तो कोई वादा पूरा करे न करे, मोदी जी शमशान का वादा पूरा कर दिया। आज शमशान जाकर देखिए, गाजियाबाद में, लखनऊ में इस तरह की वीडियो आती है कि मन विचलित हो जाता है। लाशों का अंबार लगा हुआ है, नंबर बाय नंबर लाश जलाए जा रहे हैं। ये तो सच में देश को शमशान बना दिया है इन्होंने। तो युवा को जागना होगा और विपक्ष को भी मजबूत होना होगा। विपक्ष को हम लोग को याद है, बचपन में मैंने विपक्ष की लड़ाई देखी है, उस मजबूती से विपक्ष अभी लड़ाई नहीं लड़ रहा भारत में, जिस तरह से विपक्ष को लड़ना चाहिए था। और उसका ठीक फायदा ये सरकार उठा रही है। इससे पहले आपने जो हमको बताया था थोड़ी देर पहले कि डिजिटल इंडिया, सोशल साइट के बारे में, IT सेल के विषय में, तो ये इस मामले में भाजपा बहुत मजबूत है। इनके जितने लफंगे हैं, इनको हफ्ते क्या बोलते हैं सैलरी मिलती है, IT सेल पर बैठ के ये अपना उलट पुलट रिपोर्ट सोशल मीडिया पे डालते हैं। और इनके भक्त लोग हैं, ये जो मूर्ख लोग हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखते हैं तो उनको लगता है कि सोशल मीडिया पर जो आया है ये बात सही है। वही हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, सारे के सारे बिके हुए हैं। आप थोड़ी देर टीवी खोलकर बैठ जाइए तो आपको लगेगा कोरोना की बीमारी बाद ही में आएगी, टीवी देखने के बाद ही आपका मौत हो जाएगा। इस तरह से डरा डरा के समाज को, पब्लिक को बताया जा रहा है। मेरा मानना है कि कोरोना एक महामारी बीमारी है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन हम शारीरिक दूरी बनाएं, छुआछूत नहीं बनाएं।
हम जब तक एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, एक दूसरे के सहारा नहीं बनेंगे, हौसला एक दूसरे का नहीं बढ़ेगा, इस बीमारी को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन मीडिया जितना डराने का काम कर रही है, जिस तरह से बयानबाजी कर रही है और हर बात में मोदी मोदी हो रहा है। कोरोना का भी इलाज का जो वैक्सीन बना तो वो बनाया साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने, तो ये मोदी चिल्ला इलेक्ट्रिक मीडिया चिल्ला के मोदी का दिखाती है कि मोदी जी ने कोरोना से सबसे बेहतर लड़ने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है देश के अंदर में कि जिसका जो काम वो अपना काम ढंग से कर नहीं रहा, और जो ढंग से कर रहा है उसको करने नहीं दिया जा रहा, नहीं उसका नाम आ रहा। कहीं न कहीं हमारे हिसाब से कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसकी जिम्मेदार है, जो देश में गलत वातावरण फैलाकर गलत सूचना लोगों तक पहुंचा रही है और जनता समझ रही है कि भाजपा सरकार में विकास हो रहा, काम हो रहा। नहीं, अभी भी वक्त है हम लोगों को संभल कर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। जमीनी स्तर से लेकर सोशल मीडिया तक इसके खिलाफ जाना होगा। लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी हमको कि ये सरकार संविधान विरोधी है, गरीब विरोधी है, ये सरकार पूंजीपतियों की है। आप देख ले कि किसानों के कर्ज माफ करने की बात कहे थे मोदी जी। मैंने अपने आंखों से देखा है किसानों का जब कर्जा माफ हुआ है किस तरह से हुआ, 17 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया। कितने शर्म की बात है, आप कर्जा 17 रुपया माफ कर रहे हैं किसान का, यानी किसान का कर्जा माफ नहीं कर रहे, आप उसे बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन हजारों करोड़, सौ करोड़ रुपया माफ हो रहा है पूंजीपतियों का। हाल फिलहाल भी 100 करोड़ कुछ रुपया माफ हुआ अडानी का लोन। तो पूंजीपतियों के पैसे को आप माफ कर रहे हैं, और जो किसान बाढ़ पानी से जिसका अनाज बर्बाद होता है उसका कर्ज आप माफ नहीं करते। आज आप देख लीजिए, नीरव मोदी इतना सारा पैसा लेकर भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गए, विजय माल्या भागा। आज जितने लोग भागे हैं, भागने से पहले सब भाजपा से मिल चुके हैं। यहाँ तक के माल्या भागने से पहले 35 करोड़ का चंदा भाजपा पार्टी के फंड में देकर गया है। इससे तो ये साबित होता है ना कि भाजपा के लोग मिले हुए हैं उन लोगों से और बाजाप्ते उन लोगों को भगाने का में मदद कर रहे हैं, भगाने का काम करवा रहे हैं। और सारे के सारे गुजराती हैं, ये भी सोचने की बात है। बड़े बड़े पूंजीपति बिजनेसमैन वो गुजराती हैं, मेहुल चौकसी भागा वो गुजराती है, देश के प्रधानमंत्री गुजराती हैं, गृह मंत्री गुजराती हैं। ये सारे गुजराती लोगों ने मिलकर पूरे देश को बेचने का काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में जब आई थी तो गुजरात के रास्ते आई थी, तब हिंदुस्तान गुलाम बना था। ये मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस बात को, आप भी जानते हैं, देश जानता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस रास्ते से भारत में घुसी थी, गुजरात के रास्ते से। आज पूरे देश के हर कोने के लोग सैनिक में हैं, लेकिन गुजरात का एक भी आदमी आपको सेना में नहीं मिलेगा। समझिए, इस बात को समझना होगा हम लोगों को कि क्या प्लानिंग चलती है। ये गुजराती जो मोदी जी, माल्या जैसे लोग, अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, वो किस प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। ये सारे गुजराती मिलकर देश को गुलाम बनाने की पूरी साजिश में है। और मुझे तो लगता है कि वो देश आधा गुलाम बन चुका है, कुछ परसेंट बाकी है जो अभी कोरोना के आड़ में लोग को समझ में नहीं आ रहा। जब ये सब क्लियर हो जाएगा तो हमें क्लियर पता चलेगा कि देश गुलाम हो चुका है। जी, तो ये थे आज हमारे साथ बेबाक नवयुवक, जिन्होंने बखूबी हर सवाल का जवाब दिया और बेबाकी से दिया और खुलकर सब कुछ बोला, जो कि शायद वो नहीं भी बोलते तो चल जाता, लेकिन बखूबी बोलकर उन्होंने बताया कि आज किस चीज की जरूरत है और युवा किस तरफ देख रहा है। मुबशीर जी, जिस तरह से आप सामाजिक तौर पर एक्टिव हैं, राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं और लोगों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़े आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद। बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाए मजबूत स्थानीय नेतृत्व।